हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम एक लंबे वक्त के बाद अपनी स्टूडियो से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी दिल्ली में जो कोरोना लॉकडाउन है उसमें कुछ आसानियाँ हुई हैं, अनलॉक का सिलसिला चल रहा है। आज बहुत ही अहम इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। एक तो उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ मंदिर, जहां ये गोरखपुर से यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उसके वो पुजारी कहे जाते हैं। वहां पर बहुत कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां के आसपास से मुसलमानों को हटाने की तैयारी की जा रही है। ऐसा लगता है जैसे फ़िलिस्तीन इजराइल वाले मामले में शेख जर्राह एक बड़ा मसला बना हुआ है, शायद ऐसा कुछ बनने जा रहा है। इसके अलावा अभी हरियाणा में करनी सेना के जो लीडर कहे जाते हैं सूरजपाल साहब, उन्होंने बहुत ही भड़काऊ किस्म की बातें की हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उत्तर प्रदेश में आने वाले इलेक्शन में एक तरह से कैंपेन से हटाया जा रहा है। बाकायदा पार्टी ने, आरएसएस ने फैसला कर लिया है। इन सब इश्यूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब रविंद्र कुमार जी, जो पेशे से वकील हैं लेकिन साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं और प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि आखिर ये जो गोरखनाथ मंदिर वाला मामला है गोरखपुर का, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस तरह से अगर ये होगा, आगे बढ़ेगा, तो इसके नतीजे तो बहुत ख़राब हो सकते हैं मुल्क के लिए। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, और आप ये समझिए कि जब देश आज़ाद हुआ था तब से हिंदू महासभा जो है वो एक ही बात को मानती थी कि हिंदुस्तान से सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए और हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान आदमी को नहीं रहना चाहिए। तो ये उनकी एक विचारधारा थी जिसको सावरकर और हिंदू महासभा के लोग जो है हमेशा मानते थे, और यही बात जो है पाकिस्तान के निर्माता जो जिन्ना जी हैं वो भी मानते थे। अब इन लोगों ने जब देश आज़ाद हुआ तो देश की संविधान सभा ने तय किया कि हिंदुस्तान एक सार्वभौमिक और सेकुलर देश होगा, और सेकुलर देश का मतलब है जिसमें सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। और इसलिए देश की बुनियाद जो है, देश की संविधान सभा ने देश के संविधान में सबको बराबर अधिकार दिए हैं, और आर्टिकल 14 जो है वो ये कहता है कि सबको समानता का अधिकार है। और बाकी भी जो आर्टिकल है वो कहते हैं कि किसी भी आदमी के साथ उसकी धर्म, जाति, लिंग, भाषा, प्रांत और नस्ल के आधार पर कोई मतभेद या भेदभाव नहीं किया जाता। जी। अब आपका सवाल आता है कि योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनकी जो पूरी विचारधारा है वो ये रही कि वो एक ही मुद्दे पर चलते हैं कि सारे मुसलमानों को एक तरह से तबाह कर देना चाहिए, और जब मैं सबको तबाह कर दूंगा तो 80% जो गैर मुस्लिम लोग हैं तो उनके वोट मुझे मिलेंगे और मैं हिंदू हृदय सम्राट बन जाऊँगा। यही बात जो है उनके पहले के जो उनके गुरु थे अवैधानंद वो मानते थे, और उससे पहले विश्वनाथ जो थे उनके भी गुरु थे वो ये मानते थे। तो इनकी जो विचारधारा है लगातार इसी तरह की घृणा की रही है। और हमेशा सबको याद होगा कि इन्होंने 2006 में भाषण दिया था कि आने वाले समय में मुस्लिम औरतों को उनकी कब्र से निकालकर उनके साथ बलात्कार किया जाना चाहिए। यानी एक इतना बड़ा स्टिग्मा, इतनी बड़ी बात किसी आदमी ने कह दी और उसका राजनीतिक जीवन जो है चल रहा हो, ये बड़े अचरम और अचंभे की बात है। अब आपने जो सवाल उठाया कि गोरखनाथ टेम्पल जो है गोरखपुर में है और उसी की वजह से गोरखपुर का नाम बना है, और 52 एकड़ में ये टेम्पल आज भी अवस्थित है, और वहीं पर जो है इस टेम्पल के अंदर भी पुलिस चौकी है और टेम्पल के साथ ही जो है पुलिस थाना है। अब जब से योगी आदित्यनाथ बने हैं तो वो छुटपुट घटनाएं ऐसी करते रहते हैं कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं वो पीड़ा देती रहे। अभी जैसे लोगों ने देखा कि बाराबंकी में हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जो है एक मस्जिद को गिरा दिया गया, नेस्ता नाबूद कर दिया गया, और जो मुसलमान लोग थे उन्हीं के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज पुलिस ने कर ली। तो यूपी एक ऐसा राज्य बन गया है पूरे दुनिया में कि जहाँ पर जो है मजलूम के ऊपर ही एफआईआर होती है, मजलूम के ऊपर ही पुलिस अत्याचार करती है, मजलूम की कुटाई होती है, मजलूम को ही जेल भेजा जाता है, मजलूम पर ही जुर्माना लगाया जाता है। और इस हालत में आपने देखा होगा कि 150 से ज़्यादा लोगों पर जो एनएसए और यूएपीए उत्तर प्रदेश सरकार ने सीए और एनआरसी के टाइम लगाया था, उसमें से 115 को जमानत देते हुए वहाँ की अदालत ने कहा कि इन पर गलत तरीके से ये आरोप लगाए गए हैं।
तो जो अदालतें हैं वो सरकार के खिलाफ फैसला देती हैं, सरकार मानती है कि लठ हमारे हाथ में है, सरकार से पहले पुलिस है, पुलिस की कार्रवाई पहले है। तो इस तरह की एक गतिविधि उन्होंने शुरू कर रखी है। अभी जो खबर आ रही है, जैसे अल जजीरा ने कहा और दूसरे चैनलों ने कहा कि वहाँ पर जो मुस्लिम हैं, क्योंकि ये एक मिश्रित आबादी है हिंदुस्तान में हर जगह, हिंदू भी रहेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, और ये एक तरह से एक हमारी जो पूरी कल्चर है वो एक तरह से सदाबहार और सब तरह के जो है कहते हैं कि रंगों के फूल खुलने दो, ये खूबसूरती है, ये खूबसूरती है हमारी उसकी। अब ये लोग चाहते हैं कि चुन चुनकर जो है मुसलमानों को वहाँ से हटाया जाए, और इसीलिए जैसे कि अल जजीरा ने जैसे कहा है कि जावेद अख्तर नाम का एक रेलवे का रिटायर्ड इंजीनियर है, उसको जाकर कहा कि तुम सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करो कि मैं अपनी जगह छोड़ना चाहता हूँ। इसी तरह हम देखेंगे कि शाहनवाज आलम नाम का एक बुढ़ा था, उसको भी उन्होंने कहा कि तू ज़बरदस्ती लिख के दे। तो लोगों ने कहा हम इस पर सदियों से, सैकड़ों साल से रह रहे हैं, हमारी 100 साल से महारत है, हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। और वहाँ के जो पुलिस के मुख्य कर्ता धर्ता हैं पांडियन, उनका कहना है कि ऐसी कोई खबर नहीं है। जब अल जजीरा और दूसरे चैनलों ने उनसे बात की तो उनको उन्होंने झुटला दिया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और उल्टा ही वहाँ पर जिन लोगों ने आवाज़ उठाई कि इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उनके ऊपर ही पुलिस ने NSA और दूसरी कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन अल्टीमेटली चूँकि सरकार का जब्र और सब्र, जनता का सब्र और सरकार का जब्र, इसकी लड़ाइयाँ हमेशा हुकूमत के दौरान होती रही है। ये आज की पहली लड़ाई नहीं है। आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो अगर शांति प्रिय तरीके से भी लड़ते हैं, तब भी हिंदुस्तान का जो संविधान है, आइन जिसे हम मुसलमान बोलते हैं, वो जो है ताकतवर है कि वो इनको न्याय देगा। और इन सब लोगों को जिनकी ज़मीन ली जा रही है उनके खिलाफ जो है अब कांग्रेस ने भी वहाँ पर आवाज़ उठाई है, दूसरे जो NGO है उन्होंने भी आवाज़ उठाई है, और ये आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। और अल्टीमेटली जो है जब ये मामला मुकदमा कोर्ट में जाएगा तो अदालत से जब प्रोटेक्शन मिलेगा तो ऐसी हालत में अपने मंसूबों में किसी की मर्जी के बिना उसकी ज़मीन नहीं ले सकते, उसमें कामयाब नहीं हो सकते। अरे सब ये तो BJP के ज़माने में हो रहा है। मुझे याद आ रहा है इस वक्त के अखिलेश यादव की सरकार में मुजफ्फरनगर में फसादात हुए और गांव के लोगों को ज़बरदस्ती कुछ पैसा दे करके और उनसे भी उनके घर जो है वो ले करके ये कह दिया वापस मत आ जाना, और घर छोड़ने पड़े उनको, अपने जो शायद सैकड़ों साल से उनके बुजुर्ग वहाँ रहते थे। तो ये ऐसा लगता है कि सिर्फ BJP नहीं बल्कि और भी पार्टियां इस किस्म के काम कराती हैं। आमतौर पर समाजवादी पार्टी को मुसलमानों के हमदर्द समझा जाता है, लेकिन उसमें भी ऐसा हुआ। लेकिन मैं जो अब समझना चाह रहा हूँ वो ये कि जैसा हमने फ़िलिस्तीन और इजराइल वाले मामले में देखा कि शेख जर्राह वहाँ अब इतना बड़ा मसला बन गया है कि अब इजराइल अपनी वहाँ पे फ्लैग मार्च गुजारने से सोच रहा है। आखिर में नेतन्याहू साहब जो हैं वो ये फैसला लेके जा रहे हैं कि अगर वो सरकार से जाएंगे तो इनके लिए एक परेशानी होगी, यानी वो इतना बड़ा मसला बन सकता है। तो आखिर यहाँ इस तरह की सूरत हाल क्यों पैदा करना चाहते हैं, क्या मिलेगा? ऐसा होता है जब लड़ाइयाँ होती हैं, जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो घटनाएं जो हैं एक एक प्रतीक का रूप ले लेती हैं। एक प्रतीक से पता चलता है कि वो घटना जो है कितनी बड़ी थी और हमारा जो जहनीत है उस पर उसका असर पड़ता है। हाँ। जैसे आप देखें कि स्वर्ण मंदिर है, उसकी जो स्थापना है वो सिख धर्मगुरु, तो सिखिज़म तो था नहीं, तो उस समय गुरु रामदास थे, उन्होंने जो है वो हिंदू साधु थे, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना के लिए स्वर्ण मंदिर को 1577 में बनाया और बनाना शुरू किया। उसका नाम हरिदास मंदिर था। फिर हरि मंदिर हुआ, फिर हरि मंदिर होते होते उस पर जो है जैसे सोना चढ़ने लगा तो वो गोल्डन टेम्पल बन गया, लेकिन उसकी स्थापना जो है हिंदू संत ने की। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि हर जगह जो है जो जब भी कोई धार्मिक काम होता है तो उसको ये नहीं माना जाता एक धर्म विशेष का काम है। मान लीजिए आज भी आप एक धर्मशाला बनाएं, आप एक NGO बनाएं, तो उसमें ये सोच कर नहीं बताएंगे हिंदुओं की NGO है या मुसलमानों की NGO है। और पहले ज़रूर होता था, यानी आज़ादी से पहले ज़रूर हम देखते हैं कि जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान की दिल्ली की जो सबसे बड़ी रामलीला कमेटी थी वो खत्रियों की रामलीला थी, और उसमें था कि धोबी इसके सदस्य नहीं बन सकते, फलाने बन सकते हैं, डिमके नहीं बन सकते हैं। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें ये हो गया कि आप जो है जाति के आधार पर आज़ादी से पहले तो सुनते हैं कि रेलवे स्टेशनों पर हिंदू पानी और मुसलमान पानी अलग रखा जाता था। इसी तरह होटलों पे लिखा होता था ये हिंदू होटल है, ये मुस्लिम होटल है, यहाँ खाना इस तरह का मिलेगा। वो इसलिए था क्योंकि लोगों में एक तरह की एक भावना थी कि हम शुद्ध खाना खाएं, तो उसके लिए ये होना, उसमें कोई बुराई नहीं। आज भी जैसे मैं फ्लाइट में जब चाइनीज़ सदर्न चाइना फ्लाइट में जा रहा था तो हमने कहा जी हमें वेजिटेरियन खाना दे दो, तो वो वेजिटेरियन खाने के अंदर जो था बीफ था,
हाँ। तो मेरी वाइफ ने कहा कि मैं तो बीफ खाती नहीं, तो उन्होंने कहा जी तब आपको बोलना था जैन वेजिटेरियन खाना। अच्छा। तो जैन वेजिटेरियन खाने से मतलब उनका ये था कि इसमें कोई जो है नॉनवेज चीज़ शामिल ना हो। अदरवाइज वो नॉनवेज इसलिए मानते हैं क्योंकि यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में और दूसरे देशों में वहाँ पर जो तेल होता है वो जानवर की चर्बी का इस्तेमाल होता है। जी जी जी। तो उसमें सुअर की चर्बी भी हो सकती है, गाय की चर्बी भी हो सकती है, इसलिए उसे वो जो है उसे वो वेजिटेरियन मानते हैं। वो मानते हैं जब तक आप मांस को टुकड़े को ना डालो तब तक वो वेजिटेरियन। तो ये एक परंपराएं होती है, बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। तो खैर अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो हरियाणा का एक वाक़या आया है, करनी सेना के सूरजपाल जी ने जो है वो मुसलमानों के कत्लेआम का एक तरह से हुक्म दे दिया, और एक हल्की बात अगर कही जाए तो फतवा दे दिया। तो हालांकि फतवा बिल्कुल अलग चीज़ होती है। खैर, तो आप ऐसे वक्त में जब खुद बीजेपी स्ट्रगलिंग हालत में है, अभी वेस्ट बंगाल इलेक्शन हारे हैं, अभी आने वाले कुछ स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं जिसमें यूपी, पंजाब, कई स्टेट्स में होने, इस वक्त में क्या ये लोग बीजेपी को कमज़ोर कर रहे हैं, शिद्दत पसंद जो इस तरह की नफरत की बात कर रहे हैं, या वाकई कुछ फ़ायदा होगा बीजेपी को इससे? बीजेपी का एक मूल मंत्र है फूट डालो राज करो। हाँ। फूट डालो राज करो का मतलब क्या है? हाँ। कि वो हमेशा मानते हैं कि हिंदू जो है हिंदुस्तान में 78% हैं। हाँ। और वो मानते हैं कि 20% मुसलमान है, 2% सिख हैं, थोड़े बहुत मिलकर 1-2% बौद्ध हैं, 1-2% जो है क्रिश्चियन है। तो इनका मानना है कि समाज में जब आप बंटवारा करेंगे तो हमारी हिस्से जो है मोटी मलाई लगी। अब आपने सूरजपाल अम्मू की बात की, वो पहले भी जब वो करनी सेना बनाई थी इन्होंने, और जब वो एक फिल्म आई तो उसमें उन्होंने पद्मावती में खूब हो हंगामा किया, खूब पब्लिसिटी मिली। तो हिंदुस्तान का आदमी जो है अकल की जगह नहीं होता, बल्कि वो पब्लिसिटी के पीछे होता है। अगर आप ये कहें आदमी को कि तू निक्कर पहन के जो है घूमने लगा और तेरी फोटो छपेगी तो निक्कर पहन के घूमने लगेगा, उसे कहो तू नंगा घूमने लग तो नंगा घूमने लगेगा। एबनॉर्मल कुछ भी करने को तैयार। एबनॉर्मलिटी इसलिए होती है क्योंकि दे आर आफ्टर पब्लिसिटी, कि नाम तो होगा, बदनाम होंगे तो नाम तो होगा। अब ये सूरजपाल, इसमें समाज का बड़ा नुकसान होता है। समाज का तो ये नुकसान है कि अभी देखिए सूरजपाल अम्मू का खुद का बेटा 32 साल का अनिरुद्ध जो था वो इंग्लैंड से पढ़कर आया, और उसके बाद वो गाजियाबाद में जो है बीजेपी जनता युवा मोर्चा में अधिकारी था, और उसने आत्महत्या कर ली, उसकी हत्या हो गई, ये भी नहीं पता। तो जिस आदमी का जवान बेटा मर जाए वो उसका शोक ना मनाए और ये सोचे कि मैं जो है फिर वो दूसरे के बच्चों को मारने की बात करे, तो एक तरह से ये जहनीत होती है, ये इसको आप बदलना कानून का काम है, सरकार का काम है, अदालतों का काम। जी जी, जो नहीं हो पा रहा है, जो इससे नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें प्रोटेक्शन मिला हुआ है, और हमें प्रोटेक्शन इसलिए मिला हुआ है क्योंकि हम बहुमत में हैं। लेकिन जो कानून है वो बहुमत के आधार पर नहीं चलता। अगर बहुमत के आधार पर चलता तो पांडवों से जब उन्होंने, कौरवों ने उनकी पांडवों की कुंती और द्रौपदी की जब साड़ी उतारी थी, तो ये होना चाहिए था कि भाई 100 लोग एक तरफ हैं, 5 लोग एक तरफ हैं, तो बहुमत की जय हो गई और जो द्रौपदी के कपड़े उतरे वो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। न्याय जो है वो हमेशा होना चाहिए, चाहे एक आदमी बोले या बच्चा बोले। और इसे मैं हमेशा कहानी सुनाता हूँ कि राजा नंगा है, तो एक बच्चे ने कहा था और सारी दुनिया ने माना। तो छोटी से छोटी, हल्की से हल्की आवाज़, जो ट्विटर की आवाज़ है, ट्विटर क्या है, चिड़िया है। अब चिड़िया की आवाज़ की चिरपिंग होती है तो पता चला कि प्रधानमंत्री हिल गया, भारत सरकार हिल गई, भारत सरकार के जो है हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि सच में ताकत होती है और सच जो हमेशा जीतता है, ये मेरा मानना है। अच्छा, अभी एक वेस्ट बंगाल इलेक्शन के हारने के बाद जो अब बीजेपी और आरएसएस जो तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की ख़ास तौर पर, उसमें योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री जी के बीच में कुछ टकराव की सी सूरत हाल नज़र आ रही है। और अब ताज़ा फैसला यह है कि उस इलेक्शन में प्रधानमंत्री जी चेहरा नहीं होंगे, यानी वो कैंपेन में नहीं जाएंगे, उनका फ़ोटो नहीं छपेगा। कुछ जगहों से तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से फ़ोटो भी हट गया है। तो ये क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को आइंदा के लिए बचाना है, या उनका सूरज जो है वो ढलना शुरू हो गया? आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात बड़ी विचित्र है कि मार्च में मोदी जी ने कह दिया था कि हिंदुस्तान में कोरोना खत्म हो गया और हमने कोरोना से लड़ाई में युद्ध जीत लिया है। उसके बाद जो है वो बड़े ज़ोर शोर से गाजे बाजे के साथ जो है चुनाव में लग गए, कुंभ का मेला हो गया,
इन्होंने राम मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा करने के लिए 12 करोड़ परिवारों से संपर्क कर लिया। इन्होंने मटेरा में आप देखिए जो स्टेडियम है उसका नाम जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया। उसमें लोग रोज़ जो 1,20,000 लोग जुटते थे। तो मोदी जी तो ऐसे कर रहे थे जैसे कोरोना को उन्होंने हरा दिया है। अब हुआ क्या कि चुनाव के दौरान एक तो चुनाव में उनकी दुर्गति हो गई। उनके ममता बनर्जी ने, मैं जो पहले हमेशा कहता था कि ममता बनर्जी हर हाल में जी, आपने बार बार कहा है, हमारे मीडिया स्टार पर भी कई बार कहा। तो वो जो है ममता बनर्जी ने मोदी जी को एक तरह से उनके जिसके दाढ़ी के बाल हैं सारे नोच लिए। अब आप देखेंगे दाढ़ी के बाल अब जो है छोटे हो गए हैं, चाहे वो कतरे गए हो या चूहों द्वारा या कैंची द्वारा, मुझे नहीं पता। अच्छा। पहले दाढ़ी इतनी लंबी थी वो नीचे ऊपर आ गई। अच्छा। जबकि दाढ़ी बढ़नी चाहिए। सही। दूसरी बात यह है कि जब ये सब हो गया तो गार्जियन ने और लमन ने, टाइम्स ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, सब ने छापा कि मोदी की निकम्मेपन की वजह से, मोदी की अपनी छवि को बचाने की वजह से कोरोना के कारण हिंदुस्तान की हालत बड़ी बुरी है। लोगों ने देखा कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोगों को जो है दवाई नहीं मिल रही, अगर अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल रहा, लोग जो है सड़क और फुटपाथ पे मर रहे हैं। लोगों ने देखा कि जो इनके वेंटिलेटर हैं वो फर्जी हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, उससे भी लोग मर रहे हैं। और लोगों की जेब से आप देखिए कानपुर जैसे शहर में लोगों ने कोरोना काल में अपने परिचितों को बचाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए बैंकों से निकाले। कुल देश में 8 लाख करोड़ लोगों लाख करोड़ पैसा जो है लोगों ने बैंकों से निकाला ताकि अपने परिचितों को बचा सकें, लेकिन वो नहीं बचा पाए। अब जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि 42 लाख लोग जो है हिंदुस्तान में मरे, और मरे कैसे कि उनकी कब्रें जो हैं आप देखेंगे कि गंगा के किनारे, गोमती के किनारे, जमुना के किनारे, सरयू के किनारे, यानी लाइन की लाइन लगी हुई है। तो उससे जो है मोदी की बदनामी हुई और मोदी का पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो शिराजा था वो बिखर गया। अब होना क्या था कि मोदी को जाना था, जाना मोदी को था, लेकिन मोदी ने चतुराई दिखाई। मोदी ने कहा कि एक जो है हम एक बलि का बकरा ढूंढ लें, और उन्होंने बलि का बकरा जो है योगी आदित्यनाथ को ढूंढ लिया कि हर्षपुष्ट है, ताजा है, और इसकी बलि दे देंगे तो मोदी की छवि बन जाएगी। तो मैं मानता हूँ हमेशा कि आरएसएस एक विचारधारा को मानती है, और बहुत सारे कुटिल लोग जो है वो भी ये मानते हैं कि मैकियावेली ने अपनी किताब में कहा था, वो किंग व्हेन देयर इज ए थ्रेट टू योर पावर डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल, कि राजा जब तेरी गर्ची को खतरा हो तो लोगों का जो है ध्यान दूसरी ओर कर दें। तो मोदी जी ने ऐसे ही किया। पुलवामा में जब हमला हुआ आप देखेंगे कि 2019 में चुनाव के समय में 40 लोग मरवा दिए, और मोदी जी अपनी नाकामी के बल पर, जिसके बल पर उन्हें चुनाव हारना चाहिए, उसको अपनी एक उपलब्धि बताकर चुनाव जीत गए। तो वो मैकियावेली उनके मन में काम कर रहा था। तो यहाँ भी उनके मन में मैकियावेली काम कर रहा था कि मैं योगी को हटा दूंगा तो सारा दोष जो है योगी पे नजला गिर जाएगा और लोग कहेंगे नो जी योगी को हटा दिया। लेकिन यहाँ दाव उल्टा हो गया कि गए तो थे शेर से शिकार करने, लेकिन वहाँ जो है एक शेर को सवा शेर मिल गया। योगी जो है मोदी के मुकाबले सवा शेर सिद्ध हुआ। उसने मोदी को कोई लिफ्ट नहीं दी। उसे आप देखिए दत्तात्रेय होसबोले जब 2 दिन वहाँ बैठे रहे लखनऊ में, तो मोदी जी ने उसे भेजा था कि भाई उनको समझाएं, तो वो सीतापुर जाके अपने दौरा करने लगे। दूसरी ने उनसे मिलने का टाइम नहीं दिया। BL संतोष जो बीजेपी के संगठन मंत्री हैं वो गए, उनको टाइम नहीं दिया। तो योगी ने इनको पहले चरण में ही बता दिया था कि मेरे सामने तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है, क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, जो USP है मोदी की और योगी की वो एक है। यूनिक सेलिंग प्रोसीजर जो है वो दोनों का एक है, और उसमें योगी मोदी से ज़्यादा कट्टर हिंदू हैं। कट्टर उनकी जालिम की छवि ज़्यादा है, और योगी सिर्फ अपनी छवि को ये नहीं दिखाते कि मैं कट्टर हूँ, वो उसे सिद्ध करते हैं बार बार कि मैं कट्टर हूँ। मैं लोगों को मरवा सकता हूँ, जेल भिजवा सकता हूँ, कानून को ठोकर मार सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मैं ऐसी की तैसी कर सकता हूँ, और योगी ये करके दिखाते रहे। तो हिंदुओं के लिए मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो यूपी में हैं, वो योगी को बड़ा हिंदुत्व का नेता मानते हैं और कहते हैं इसके सामने मोदी की हैसियत जो है ऐसी है जैसे घर में रखे हुए पोमेरियन पितले की होती है। तो एक बुलडॉग है, एक पोमेरियन है। तो बुलडॉग को पोमेरियन से लड़ने की जब मौका आया तो आप देखिए कि पोमेरियन को उसने उसकी औकात दिखा दी। अब जो है भारतीय जनता पार्टी को संकट ये है कि योगी को ये रोक नहीं सकते। इनके और योगी के बीच में जो चैनल होते हैं बातचीत के, एक दूसरे के संपर्क करने के, वो टूट गए हैं, वो ख़त्म हो गए, सारे पुल ख़त्म हो गए। अब ये योगी अपनी मनमर्जी पे पूरी तरह से आमादा हैं। उन्होंने मोदी की और बाकी लोगों की फ़ोटो जो है अपनी भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट से भी हटा दिया, यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी हटा दिया, यूपी सरकार के जितने प्रोग्राम हैं उनसे भी हटा दिया। और आप देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, किसी भी रैली में पिछले 2017 के बाद आप नहीं देखेंगे योगी और मोदी ने कहीं भाषण एक साथ दिया हो। मोदी योगी को पसंद नहीं करते। मोदी ने कभी डायस जो है योगी के साथ शेयर नहीं किया है, ये बात योगी भी जानता है, और योगी को पता था कि ये मेरा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन योगी ने आखिरी समय में
जबकि उसे चाल चलनी थी, उसने ऐसी लंगड़ी मारी कि पूरी जो भारत सरकार है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी विश्व हिंदू परिषद, पूरी RSS सब जो है चारों खाने चित्त हो गए और अभी इन्हें सूझ नहीं रहा कि क्या करें। और इसलिए जो है बीच बीच में ये मिमियाते हुए बयान आते हैं कि जी हमने तय कर लिया है कि योगी जी रहेंगे, हमने तय कर लिया है मंत्रिमंडल नहीं बदलेगा, हमने तय कर लिया योगी जी चुनाव का चेहरा रहेंगे। लेकिन योगी ने बता दिया कि मोदी हमारे यहाँ चेहरा नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का, और उसने बड़ी ठसक के साथ योगी ने मोदी के सारे चेहरे को अपनी हर वेबसाइट से, हर जगह से गायब कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रविंद्र कुमार जी। देखिए, मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि ये जो वाक़यात हुए गोरखपुर के, और उसके बाद ये जो हरियाणा का वाक़या हुआ है, जो करनी सेना की तरफ से जो बयान आया है, इस किस्म की चीज़ें जब होती हैं और उसके बाद पुलिस और अदालतें वो काम नहीं करती जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें करने की जिम्मेदारी देता है, तो लोगों का ऐसा मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन कमज़ोर होने लगता है, और ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इससे हमें बचना चाहिए। दूसरी बात जो ख़ास इस बातचीत में आई वो ये कि बीजेपी और मोदी जी के बारे में क्रिटिकल जो रिपोर्टिंग है अब विदेशों में हो रही है। जितने भी अखबारात के नाम आपने ले मोंड लिए, न्यूयॉर्क टाइम्स लिए, ये सारे विदेशों के अखबार हैं, और वो अब यहाँ के बारे में ख़बरें लिख रहे हैं। यहाँ का गोदी मीडिया इतनी बुरी हालत में है कि शायद जब मोदी जी अगर जाएंगे या कोई हालात कमज़ोरी की तरफ बीजेपी के होंगे तो इनको चेहरा भी छुपाने के लिए जगह नहीं होगी। तो ये बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है। इससे बहरहाल हमें और पूरे मुल्क को वापस, मैं समझता हूँ, आना है। अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन ये कि हालात बहुत ही संगीन है, चिंता की बात है, और पूरे देश के लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।